नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या भारत के किसानों को इस बात की जानकारी है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने वित्त मंत्रालय को सुझाव दिया 16 सितंबर 2016 को कि 2017 के लिए तूर दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए प्रति क्विंटल होने चाहिए। 2018 के लिए इसका भाव हो 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश सरकार ने किसान आंदोलन के बाद फैसला किया कि तुअर दाल की खरीद 5,050 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से होगी। यही रेट केंद्र सरकार ने भी तय किया हुआ है। अरविंद सुब्रमण्यम ने हफ्तों लगाकर अपनी रिपोर्ट तैयार की। जब भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसानों को तुअर दाल के ज्यादा दाम दिलाना चाहते हैं तो फिर सरकार 950 रुपया कम भाव क्यों दे रही है? क्या हम जानते हैं कि रिपोर्ट और फैसले में इतना अंतर कैसे आ जाता है? कृषि मंत्री योग से फारिग हो गए हों तो वे देश के किसानों को बता सकते हैं। वादा क्या था? वादा था किसानों को लागत का आधा जोड़कर दाम सुनिश्चित किया जाए। किसान कहते हैं कि लागत का आधा भी नहीं निकल रहा। कहां तो उन्हें 50% का लाभ होना था, कहां उन्हें 50% का नुकसान हो रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं हंसराज अहीर। इन्होंने एक मराठी चैनल से कह दिया कि महाराष्ट्र में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो असली किसान नहीं है, ये युवा किसान हैं जो जीन्स पहनते हैं, ये व्यापारियों के बच्चे हैं। मंत्री जी को नहीं पता होगा कि जीन्स महंगी होती है तो बहुत सस्ती भी होती है। वे किसी भी रेलवे स्टेशन के बाहर या फुटपाथ पर बिकने वाली जीन्स का भाव पता कर सकते हैं। और क्या अब प्रदर्शन करने वालों के को किसान लगने के लिए चेहरे और कपड़े पर मिट्टी मलकर जाना होगा? क्या हम जानते हैं कि भारत का किसान आजकल क्या पहन रहा है? क्या पहनावा बदल जाने से आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं? मध्य प्रदेश के शाजापुर के मोल्टा गांव की यह तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर। पाटीदार यहां पंचायत कर रहे हैं। इस तस्वीर में किसी के कपड़े फटे हुए नहीं हैं, लेकिन इस आधार पर दावा नहीं किया जा सकता कि ये किसान ही नहीं है, बल्कि कई किसान जीन्स पहने हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है। एक किसान तो वैसा टी शर्ट पहना है जैसा अपना सलमान खान पहनते हैं सिनेमा में। तो क्या इस आधार पर आप इस किसान को, टी शर्ट वाले किसान को सलमान खान घोषित कर देंगे? जैसे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किसान ने हजारों क्विंटल प्याज इस गोदाम में रखा हुआ है। सरकार ने 8 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदने का फैसला किया है, मगर किसान कहते हैं कि तारीख तय कर दी है कि 10 से 30 जून के बीच ही खरीदेंगे। इससे इतने कम समय में वे अपना सारा प्याज नहीं बेच पाएंगे। किसानों का यह भी कहना है कि 8 रुपए किलो का सरकारी रेट भी काफी नहीं है। इसकी जगह 10 न्यूनतम और अधिकतम 15 रुपए प्रति किलो का भाव होना चाहिए। आप इस वीडियो में गांव की तस्वीर भी देख सकते हैं। साधन संपन्न गांव लग रहा होगा, पक्के मकान है, लेकिन क्या इस लिहाज से इन्हें कहा जा सकता है कि ये किसान नहीं है, इन्हें कोई तकलीफ नहीं है? मसला है कि किसानों ने जो लागत लगाई है वो वापस नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश में कई नीतियां किसानों के हित में बताई जाती हैं, मगर दाम नहीं मिलने के कारण ये नाराज हो गए किसान। जीन्स पहनने के बाद भी किसानों की यह हकीकत है कि भारत के 53% किसान गरीबी रेखा के नीचे बसर करते हैं। वैसे जो 5 किसान मरे हैं मध्य प्रदेश में, मुमकिन है वो जीन्स पहने हुए हों, मगर इंडियन एक्सप्रेस ने मध्य प्रदेश में मारे गए 5 किसानों पर एक शानदार रिपोर्ट की है। इस रिपोर्ट के अनुसार पांचों के पांचों किसान भूमिहीन हैं, इसलिए इस आंदोलन में भूमिहीन भी हैं। किसानों को दाम नहीं मिल रहे हैं। कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ाना चाहिए, किसान उत्पादन बढ़ा देता है तो दाम नहीं मिलता है। जाहिर है उसका गुस्सा बढ़ेगा। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, मगर किसान कहते हैं कि खरीद के ऐसे नियम बना देती है कि सभी किसान उसका लाभ नहीं उठा पाते। खुद भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने दिल्ली में अंग्रेजी में कहा कि तुअर दाल के संदर्भ में बयान दिया उन्होंने कि 60% किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ ही नहीं मिला, जबकि पूरी कोशिश की गई तब भी 40% ही खरीद पाए। उन्हें इससे भी कम पर बेचना पड़ा 60% किसानों को। मगर आंदोलन सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में भी है। अब तो पंजाब से भी आवाज उठने लगी है। हमारे सहयोगी निखिल पंधी ने रिपोर्ट भेजी है कि पंजाब में बीते एक हफ्ते में 7 किसानों ने आत्महत्या की। वहां किसानों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। किसान पंजाब में भी दाम मांग रहे हैं। 12 जून को पंजाब में राज्यव्यापी प्रदर्शन होगा। पंजाब में कांग्रेस ने 80,000 करोड़ की कर्ज माफी का वादा किया था, जिसे इस आगामी बजट सत्र में पूरा करने का आश्वासन दिया जा रहा है। ये उस पंजाब की हालत है, समझिए, जो खेती किसानी के मामले में ज्यादा प्रगतिशील है, जहां ढांचे बहुत ज्यादा बेहतर हैं, कई तरह की सुविधाएं हैं। उस पंजाब में पिछले एक हफ्ते में 7 किसानों ने आत्महत्या की है और हमारे कृषि मंत्री योग कर रहे हैं।
बीते 2 महीने में पंजाब के मालवा में सूत्रों ने बताया कि 24 किसानों ने खुदकुशी की है। मध्य प्रदेश का मालवा भी बेचैन है, पंजाब का मालवा भी बेचैन है और ये संकट दोहरा होता जा रहा है। तो आश्वासन नहीं, समाधान के बारे में सोचना होगा। हम बात करेंगे प्राइम टाइम में। हमारे साथ शिव कुमार शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश से दिल्ली आए हैं। हमें मौका मिला है, हम इसके बारे में बात करेंगे। शिव कुमार जी, एक चीज बताइएगा कि मध्य प्रदेश का जो भी आंकड़ा देखता हूँ खेती का, फल सब्जी के उत्पादन का, अनाज के उत्पादन का, या दुग्ध उत्पादन का, या मवेशियों से जुड़े हुए जो उत्पादन चीजें हैं, तो आंकड़े बताते हैं कि वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा जिससे उत्पादन में इतनी बढ़ोतरी हुई होगी। तो कुछ नीतियां काम कर रही होंगी, कुछ प्रोत्साहन काम कर रही होंगी। फिर भी क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि इन आंकड़ों के आधार पर जहां उत्पादन ज्यादा दिखता है वहां पर इतना प्राइस का संकट क्यों आया? क्या ये इस महीने का संकट है या ये संकट पहले से बनता चला आ रहा था? देखिए, 11 वर्षों से जब से शिवराज सिंह जी चौहान सत्ता में है, किसान शोषित हुआ, पीड़ित हुआ, दंडित हुआ, अपमानित भी हुआ, अब परास्त हो गया है। परास्त में किसान केवल 2 ही काम करता है, या तो आत्महत्या कर लेता है या हम लोग उसको रोकते हैं तो आंदोलन के लिए तैयार होता है। तो ये 11 वर्षों के शोषण का परिणाम है। ये अचानक एक दिन में होने वाला गुस्सा नहीं है। ये शोषण क्या है? देखिए, हम लोग जो अखबार पढ़ते हैं, हाँ जी, जो उत्पादन के आंकड़े हैं, तो मुझे भी ठीक लगा कि मैंने गेहूं का उत्पादन इतना ज्यादा हो गया है यहाँ पर, इसकी गेहूं की लोकप्रियता। मैं भी एमपी का वाला गेहूं खाता हूँ। अच्छा, जी जी है ना, उसका आटा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि समस्या क्या है? मतलब शोषित हैं, ठीक है, शोषण हुआ, ये हम समझ रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है? देखिए, समस्या ये है कि मंडियों में, मध्य प्रदेश की पूरी मंडियों में एक मंडी एक्ट जो आ रहा था, जिसका मैंने विरोध किया। पहले मंडी एक्ट था कि आम किसान चुनाव में वोट डालेंगे। मैंने विरोध किया कि ये ठीक है, इसको चेंज मत करिए आप। शिवराज सिंह जी ने उसको कहा कि नहीं, इसको हम वार्ड मेंबर, 16 वार्ड मेंबर होंगे एक मंडी में, और वो चुनाव लड़ेंगे और वार्ड मेंबर फिर मंडी अध्यक्ष चुनेगा। जब कोई इस प्रकार से बनता है तो वहाँ मनी पावर और मसल पावर काम करता है। तो किसान, वो वार्ड मेंबर किसान नहीं होते हैं? वो होता है, पर वो मैनेजमेंट से जीत जाता है। अच्छा, अब 16 हो गए। और वो वार्ड मेंबर का चुनाव कैसे होता है? वो किसान नहीं, वो किसान डालते हैं। किसान चुनते हैं एक वार्ड मेंबर, 16 वार्ड मेंबर मिलके एक अध्यक्ष चुनता है मंडी, ठीक है। अब 3 इनके आ गए, 2 इनके, 5 इनके, तो 50 लाख में एक मेंबर बिक गया, 3 करोड़ में 2 बिक गए। तो मंडी अध्यक्ष का औसत 3 करोड़ से 5 करोड़ में बनता है। इतना है तो हमें भी एंकरिंग छोड़कर मंडी अध्यक्ष बनना चाहिए। और कैसे कैसे पैसा आता है, ये भी जरा बताइए। अब वो जब बन जाएगा तो 5 साल तक वो जो 5 करोड़ खर्च किया है, मंडी A क्लास, B क्लास, C क्लास, कैसी मंडी है? कैसे कमाते हैं ये भी बता दीजिए। वो क्या जो 5 करोड़ खर्च करके, अब वो कैसे कमाते हैं वहीं तो आ रहा हूँ। 2000 से 2500 मूंग बिकेगी तो 5500 करोड़ तो किसान को नहीं मिला। किसान को समर्थन मूल्य पर ही माल बेचना है, ये एक्ट कहता है। तो ये मंडी सेक्रेटरी और मंडी के अधिकारी, व्यापारी एक रिंग बना लेते हैं और किसान का करते हैं शोषण। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो मुख्यमंत्री ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कुछ कदम कि हमारी सरकार किसानों की सरकार है और वो भी किसान के ही बेटे हैं। तो एक तो मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड बना दिया है 1000 करोड़ का, और लागत विपणन एक आयोग बनाया है। 8 रुपए प्रति किलो प्याज खरीदने की बात कही है। तो क्या ये पर्याप्त है? ये आप नहीं, ये बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। प्याज की कास्ट किसान को पड़ती है 1 किलो 10 रुपए से ऊपर उगाने में। उगाने में अब 8 लेंगे तो 2 घाटा है उसको। किसान की डिमांड है कि हमको 15 रुपया किलो मिले, यानी 1500 रुपए क्विंटल मिलना चाहिए। अब इन्होंने कहा कि हमने आयोग बना दिया है मूल्य का, तो इनकी हैसियत क्या है? वो तो केंद्र का विषय है। आप ये कह रहे हैं कि ये आयोग की कोई भूमिका नहीं है। ये भूमिका केंद्र का विषय है। ठीक है, समझ गया। इसी प्रकार से वो आयोग बना देते हैं और सब घोषणाएं कर देते हैं। तो ये जो इसके बाद उन्होंने कहा कि हम 50% किसान को नगद देंगे, क्योंकि गेहूं का किसान को बेचे हुए हो गया है करीब करीब 1.5 महीना। अब उसको तत्काल धान लगाने के लिए पैसा चाहिए, पानी गिर चुका है, उसके जेब में पैसा नहीं है। क्योंकि पैसा नहीं है? जब वो क्योंकि वो बेच चुका है, उसका पैसा मिले नहीं अभी तक उसको।
पैसा क्यों नहीं मिला है? ये पैसा- हमेशा लेट होता है या इस बार ये लेट हमेशा लेट होता है। हमेशा लेट होता है। अच्छा 1 महीना 1.5 महीने बाद चेक देते हैं वो। अच्छा, पैसा सरकार के पास भी नहीं है। तो ये मंडी में जो गेहूं बेचते हैं, हाँ। जैसे हम सामान खरीदे तो उसी वक्त पैसा दिए, वो आरटीजीएस से डिजिटल ट्रांसफर नहीं हो जाता है तुरंत नहीं, पैसा? उससे नहीं होता है, एक चेक मिलता है। अच्छा, और कभी कभी वो आरटीजीएस करते हैं तो उनकी मर्जी आज तब करते हैं, 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद। तो किसान के पास पैसा है ही नहीं है, उसको अगली फसल नकदी की कमी हो गई है, ये हमें समझ में आ रहा है आपके नकदी जवाब तो से। देते नहीं, हाँ ठीक है। नकदी देने का कोई कारण नहीं है केवल। तो उन्होंने ही कहा कि हम 50% नगद कर देंगे, 50% आरटीजीएस कर देंगे। हमने ये कहा कि तुम ये क्यों कर दोगे? किसान की इच्छा है, अगर वो कहता है कैश दो तो आप कैश दे दो, अगर वो कहता है कि आरटीजीएस कर दो आरटीजीएस, पर करो तत्काल। वो लेट क्यों करते हैं? ठीक, 1-1.5 महीने तुरंत पेमेंट का, जैसे उत्तर प्रदेश में वादा हुआ कि 15 दिन के भीतर गन्ना किसानों का पेमेंट होगा, ऐसा कुछ होना चाहिए आपके। हाँ जी। ठीक है। क्या नोटबंदी के कारण भी ये परेशानी बढ़ी है किसानों की इस बार, या ये जनरल एक प्रोसेस की बात है? ये नोटबंदी जिस वक्त हुई थी उस वक्त हमारे प्रदेश में पीक आवर्स हुआ करते हैं, अक्टूबर नवंबर का महीना। उस समय गेहूं की बोनी होती, चना होता है, तमाम चीजें लगती हैं, लेबर पेमेंट देना पड़ता है इमीडिएट, लेबर बाहर से आती है। तो वैसी स्थिति में किसानों को बहुत समस्या आई। अब उसके पास सब कुछ है, खाद के लिए पैसे नहीं है, खाद कहाँ से लेगा? बीज नगद मिलता है, बीज कहाँ से लेगा? अच्छा बीज कंपनी देती, कंपनी उधार देती नहीं है आपको पैसा। तो किसान को काफ़ी इस नोटबंदी से परेशानी हुई, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, आपके राज्य से आते हैं, उन्होंने कहा कि हमने किसानों को बहुत फायदा दिया है। 1 लाख रुपया हम अगर लोन देते हैं तो किसान 90,000 ही चुकाना पड़ता है, उसको 10,000 नहीं चुकाना पड़ता। और जितनी सुविधाएं हमने किसानों को दी हैं वो उसके ऊपर जो कर्ज है उससे कहीं ज्यादा है, इसलिए हम कर्ज माफी के बारे में नहीं सोचते हैं। नहीं, वो गलत जानकारी दे रहा है। यह बिल्कुल ठीक नहीं है उनकी जानकारी में, और उनको कुछ अता पता नहीं है भी मध्य प्रदेश किसानों के बारे में। उनसे आप तो ये पूछिए कि भाई मध्य प्रदेश में 2,000 करोड़ का कर्जा था किसानों पर, अब ये 45,799 करोड़ क्यों हो गया? किसी चीज का लोन, केवल इतना कर्जा किसान पे कैसे हो गया? 10 से 15 गुना किसान कर्जदार हुआ है। जब ये मोदी जी सत्ता में आए तो इन्होंने 3-4 काम जो लगातार किए थे। किसान का जब बोनस लिया, लैंड बिल लेकर आए, 18 पूंजीपतियों का 2,50,000 करोड़ का कर्जा माफ किया, हमसे बोनस वापस दिया। अब ये जो 5,76,000 करोड़ 76,799 करोड़ रुपया 10 पूंजीपतियों का माफ करने जा रहे हैं। वो रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, मतलब उसको माफ एकदम नहीं होता है, मतलब कोई आयोग वगैरह बना के जो भी कर रहे हैं। तो हमारे तो किसानों का, पूरे देश के किसानों का जो कर्जा है वो केवल 5,32,000 करोड़ का है। तो आप फिर वो डिफॉल्टर नहीं होते कभी। तो इन्होंने कहा तो है कि ऋण समाधान आयोग बनाएंगे, कृषक ऋण समाधान योजना। देखिए, जो डिफॉल्टर हैं, जिनका जो नहीं दे सकते, उनको शायद माफ करने का आयोग तो बनाएंगे वो। पूरे देश में अभी तक किसानों के लिए 5 आयोग बने हैं, एक भी आयोग की ये बातें नहीं मानते। आपकी पूरी जिंदगी किसानों को समझने में रही है जी। क्या कोई सरकार दाम तय कर सकती है क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ। इतनी सारी फसलें हैं, इतने सारे जीन्स हैं, जीन्स मतलब फसल को, मंत्री जी शायद वो दूसरे जीन्स की तरफ इशारा कर रहे थे। 50% मुनाफा, देखिए अमित शाह जी ने कहा कि कोई सरकार नहीं दे सकती, स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब से। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है। और आपके इन पूरे मांग से लगता है कि सरकार दाम को सुनिश्चित करे, नहीं तो किसान इसी तरह से अनिश्चित वातावरण में रहेगा। संभव है क्या? संभव क्यों नहीं? संभव क्यों नहीं? अगर संभव नहीं हुआ तो किसान तो नहीं पड़ जाएगा। सरकार का खजाना सीमित है, मतलब अगर ये तर्क दिया जाता है। सरकार केवल किसानों के लिए खजाना क्यों सीमित है? हमारा हमको आप मत दीजिए लागत मूल, तो हमारी लागत कम कर दीजिए। भाई डीजल, वो नीम कोटेड यूरिया का जिक्र करते हैं कि उससे लागत कम होने वाली है। उससे सॉइल हेल्थ कार्ड से क्या फायदा हुआ, बता सकते हैं आप? सॉइल हेल्थ कार्ड कहीं नहीं है, ये 20 साल से हमारे यहाँ चिल्ला रहे हैं, 15 साल से, उससे कोई मतलब नहीं है। इस अप्रैल तक कोई 7 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड देने की बात कही गई है, दे दिया गया है। इनके टेक्नीशियंस जो हैं वो जानते नहीं है मिट्टी का परीक्षण,
मैंने अपनी जमीन 81 एकड़ का टेस्ट करवाया, पहले भारत सरकार की लेबोरेटरी में पैसे देके, जो एक ही मात्र है मध्य प्रदेश में है। उसके बाद उसी का मैंने करवाया स्टेट में, तो दोनों के आंकड़ों में 100% का अंतर है। तो ये जो करवा रहे हैं ये सब बोगस है, ये केवल आंकड़ेबाजी कर रहे हैं और भाषण देने के लिए। सॉइल हेल्थ कार्ड का कहीं कोई फायदा नहीं है, ऐसे आप जनरल बात बोल रहे हैं या? मैंने देखा नहीं है, मैं भाई वो चाहता हूं कि मैं सॉइल हेल्थ कार्ड की रिपोर्टिंग करूं, लेकिन मैंने किया नहीं अभी तक। इनके पास अच्छे नहीं है टेक्नीशियंस। मैंने कंप्लेंट की फिर से, तो मैंने कहा ये अंतर क्यों आ रहा है? तो बोले साहब वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लेबोरेटरी के पास अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, अच्छे टेक्नीशियंस हैं, हमारे पास स्टेट में नहीं है। हाँ, तो अब ये बात समझ में आई कि ये जो 7 करोड़ कार्ड दिए गए हैं, तो इनकी जांच करने के लिए टेक्नीशियंस कहाँ गए? क्या मशीनों का आयात हुआ है? क्या प्रयोगशालाएं बनी हैं? इसकी जानकारी अभी नहीं मिलती है। मतलब ये होता है कि जिला स्तर पर कुछ बनाएंगे, पर इतनी बड़ी संख्या में करोड़ों परीक्षण करने के लिए मशीनें आई हैं या नहीं आई हैं, ये इसकी जानकारी उन 2 पन्नों के विज्ञापन में नहीं दिखी जो कृषि मंत्रालय ने छापी थी। अब मुझे बताइए कि नीम कोटेड यूरिया का भी जिक्र है। मैं पढ़ रहा था अभी, जिस दिन गोली चली उसके अगले दिन जो कृषि मंत्रालय ने 2 पन्ने का विज्ञापन दिया सब अखबारों में, तो उसमें है कि लागत कम करने की प्रक्रिया में ये नीम कोटेड यूरिया का भी रोल है। नहीं, नीम कोटेड यूरिया भी उतनी कीमत का है जितनी ये है, और यूरिया केवल नाइट्रोजन देता है हमको। अकेले नाइट्रोजन थोड़ी काम चलता है हमको। हमको फास्फोरस भी चाहिए, ग्रोमोर भी चाहिए, डीएपी भी चाहिए, बहुत सी चीजें। 16 विटामिन हैं। आप तो खेती के लिए 16 विटामिन की आवश्यकता होती है। यूरिया उसमें से एक पार्ट है नाइट्रोजन का, तो उसमें से आप नीम का कोड कर लगा देंगे तो उससे कौन सा हमको फायदा हो जाएगा? हमारे दर्शक फिर भी जानना चाहते हैं कि समाधान क्या है, इसका क्या समाधान निकाला जाए। देखिए अभी आंदोलन हो रहा है, एक समाधान तो सरकारों के पास है, वो आश्वासन कि उनको कह दिया जाएगा आप अन्नदाता हैं, इसी में खुश हो जाएंगे, और नहीं तो फिर वो धार्मिक मुद्दे तो है ही उनको और उसमें उलझाने के लिए। लेकिन तब तक वो आश्वासन के अलावा आपके पास क्या समाधान है? जो अर्थशास्त्री कहते हैं कि भाई इनको बाजार में खोलो, किसानों को उन्मुक्त तरीके से बाजार में छोड़ दो, जहां वो अपना दाम बेचें और किसी तरह का प्रतिबंध न लगाओ। हमारे शो में एक अर्थशास्त्री ने कहा। देखिए, इसका केवल एक ही समाधान है कि सरकार संसाधन जहां से लाए। ये सरकार का सोचने का विषय हमारा नहीं है। ठीक है। हमारा विषय तो केवल ये है कि या तो आप कृषि की लागत कम करें या फिर आप किसी को लागत मूल्य दें, तब तक इसका कोई हल निकालने का कोई और दूसरा उपाय। तो लागत तो तभी कम होगी जब सब्सिडी आप ज्यादा देंगे। नहीं, अब जैसे कि डीजल में तो ये लूट रहे हैं पूरे देश को। गुजरात में डीजल सब्सिडी दे रहे हैं, तो एक स्टेट में आप दे रहे हो, बाकी काफी राज्यों में बिजली फ्री है। आंध्र प्रदेश में केवल 30 रुपया पर मंथ लगता है। कुछ राज्यों में और कुछ चार्जेस हैं, तो बिजली आप फ्री कर दो। पर इसका दूसरा साइड ये है काका जी कि अगर बिजली आप फ्री करेंगे तो राज्य वितरण जो बोर्ड हैं उनकी हालत खराब हो जाएगी। अभी ये उदय योजना लेकर आए थे, उसमें भी मैं बिजनेस स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था कि इसकी वजह से, ऐसी नीतियों की वजह से बिजली बोर्ड की हालत खराब है और वो बहुत कर्जे में। हाँ, उसका सरकार चिंता करना पड़ेगी सरकार को। हम अब आपको फ्री चाहिए बिजली, 17 राज्यों को तो बिजली फ्री दे ही रहे हैं। हमको चाहिए, ये पॉलिसी मैटर है, पर जब लागत कम करेंगे हम। अब जैसे कि ट्रैक्टर है, मैंने ट्रैक्टर लिया था 1971 में, तब था वो 22,000 का, अब वो 8.5 लाख का है। इस हिसाब से तो हर चीज की कीमत तो बढ़ी, बहुत ज्यादा बढ़ी है। उस अनुपात में खेती 200% पीछे है। 5 पैसे डीजल था, अब 65 रुपया है। तो किसान को कैसे बताया? देखिए अभी तो गुस्सा तभी दिखता है जो लगता है कि अभी उसको तुरंत दाम दे दिया जाए सबको, तो अपने अपने वापस घर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर वो अगले साल ये समस्या आएगी कि आप, सरकार कहेगी आप दाल उगाइए, सब कोई 50% दाल का, तूर का जो रेट है, तो प्राइस कैसे नहीं क्रैश करेगा अगर आप बाजार के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार भी सोचें तो? देखिए, इसमें आपको ये है कि एक तो आयात और निर्यात नीति जो है, जो हम लोग फील करते हैं, पुराने किसान नेता हैं कि ये जीन्स भी नहीं पहनते हैं। हम तो पैंट शर्ट नहीं पहने, कुर्ता पजामा नहीं, उन्होंने कहा था ना कि जी, आपने कहा पुराने किसान नेता, तो मैंने कहा जो कि जीन्स भी नहीं पहनते। हाँ, तो ये जो
एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, ये प्रधानमंत्री जी से ज्यादा ताकतवर लगती है हमको। इससे बड़ा ताकतवर तो कोई लगता नहीं। सारा खेल यहाँ है आपके हिसाब से। 18 बार कपास के निर्यात पे आप रोक लगाते हैं आते ही साथ। कपास के निर्यात में आप लंबा रोक नहीं लगा सकते। उससे कपास के दाम गिर के 30% हो गए। कपास पैदा करने वाला किसान की कमर टूट गई। ये खेल क्या है? किसान इन सब चीजों को नहीं समझता है। जैसे किसान को ये नहीं मालूम कि मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि तुअर दाल का रेट जो है वो 6,000 प्रति क्विंटल मिलना चाहिए और 5,050 रुपये भी ऐसे ऐलान हो रहा है जैसे उस पर एहसान हो रहा है। ये सब जानकारियां किसानों तक नहीं पहुंचती हैं। देखिए, किसान की सबसे बड़ी पीड़ा तो ये है कि अब नए बच्चे जो आ रहे हैं वो थोड़े से शिक्षित हैं, ज्यादा नहीं है। हमारी जो साथ के लोग हैं तो एक ये बात तो है कि उसको अवेयर नहीं होता वो तो ये जानता है कि मेरा एक गेहूं इस रेट में बिकना चाहिए, मुझे ये पड़ा हुआ है, पैसा तुरंत मिलना चाहिए। और पैसा तुरंत मिलना चाहिए। ठीक बात है।